दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। शेयर बाजार में गिरावट का रुख जारी है, लेकिन मैं बात करूंगा महाराष्ट्र पर। दोस्तों 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होगा और अब एक हफ्ते का समय लगभग बचा है और महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव प्रचार इस समय अपने जोरों पर है। मैं 17 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर एक वीडियो बनाकर आपको ये बता चुका हूँ कि लगभग कौन महायुति और महाविकास अघाड़ी में किसकी क्या संभावना है। उस समय तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था। यदि मैं सीटों के बंटवारे की बात करूं तो महायुति में भारतीय जनता पार्टी 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और शेष सीटें उन्होंने सहयोगियों को दी हैं। यदि मैं महाविकास अघाड़ी की बात करूं तो यहां कांग्रेस एक बार फिर शरद पवार और उद्धव ठाकरे को दबाव में लेने में सफल हो गई है और वो 103 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शरद पवार उद्धव ठाकरे की शिवसेना 89 सीटों पर और शरद पवार की एनसीपी 87 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शेष सीटें और उन्होंने छोटे छोटे सहयोगियों की दी है। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया है कौन कौन से फैक्टर हैं जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रभावी होंगे और किसकी क्या संभावनाएं हैं। फिलहाल एक फैक्टर और उभर के आ रहा है, वो आ रहा है गुजराती बनाम मराठी। गुजराती वोटर भी यहाँ पे बहुत है। मराठी और हिंदी भाषी वोटर के रुख के बारे में मैं आपको 17 अक्टूबर को बता चुका हूँ। आज भी उस स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। हिंदी भाषी वोटर महायुति की ओर जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। और यदि मैं गुजराती और मराठी वोटर की बात करूँ तो उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि गुजराती वोटर महायुति को मिलेगा। मराठा वोटर का बंटवारा साफ दिखाई दे रहा है। मराठा वोटर महायुति को भी मिलेगा, मराठा वोटर महाविकास अघाड़ी को भी मिलेगा। दोस्तों महाराष्ट्र का ये चुनाव उद्धव ठाकरे और शरद पवार इनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का विभाजन हुआ है और तकनीकी रूप से शिवसेना आज की तारीख में एकनाथ शिंदे के पास है, जबकि एनसीपी तकनीकी रूप से अजित पवार के पास है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने यह बता दिया कि भले ही पार्टी तकनीकी रूप से हमारे हाथों से निकल गई है, लेकिन वोटर हमारे साथ है। अब यह दूसरी परीक्षा की घड़ी है और यह है विधानसभा चुनाव की। इन विधानसभा चुनाव में क्या परिस्थिति निर्भर करती है, यही इन चारों का भविष्य तय करेगा। यदि यहां पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार एकनाथ शिंदे और अजित पवार पर भारी पड़ जाते हैं, उनसे ज्यादा सीटें जीत लेते हैं तो ये फाइनल हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे के पास भले ही तकनीकी रूप से शिवसेना है, अजित पवार के पास भले ही तकनीकी रूप से एनसीपी है, लेकिन आज भी एनसीपी के नेता शरद पवार हैं और शरद पवार जिस पार्टी को बनाएंगे वही पार्टी वही वोटर वही जाएगा। और यही स्थिति उद्धव ठाकरे के साथ होगी कि यदि उद्धव ठाकरे भारी पड़ जाते हैं तो ये कहा जाएगा कि तकनीकी रूप से भले ही एकनाथ शिंदे ने शिवसेना ले लियो, लेकिन शिवसेना का वोटर उद्धव ठाकरे के पास है। और इसके विपरीत भी स्थिति है। यदि एकनाथ शिंदे और अजित पवार भारी पड़ जाते हैं तो ये आप निश्चित समझ लें, क्योंकि शरद पवार की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और उनकी बेटी सुप्रिया सुले जो बहुत विनम्र स्वभाव की है, लेकिन वो मतदाताओं पर अभी बहुत ज़्यादा छाप नहीं छोड़ पा रही है। तो यदि किसी वजह से अजित पवार भारी पड़ जाते हैं, जिसकी संभावना मुझे कम लगती है, तो शरद पवार होंगे। लेकिन यदि अजित पवार भारी पड़ गए
तो शरद पवार के और उनकी बेटी के भविष्य पर नकारात्मक असर निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि अब जो नकारात्मक असर पड़ेगा उसको सकारात्मक में बदलने के लिए शरद पवार के पास समय नहीं है। उनकी उम्र, उनका स्वास्थ्य अब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो और ज़्यादा संघर्ष कर सके। और यही स्थिति उद्धव ठाकरे के साथ है कि यदि एकनाथ शिंदे ने अपना वजूद कायम कर दिया, ये दिखा दिया कि शिवसेना के वोटर अंततः उन्हीं के साथ है, तो उद्धव ठाकरे अपने कुछ बयानों के कारण पहले ही बदनाम हो चुके हैं और उनके प्रति हिंदू मतदाताओं में नाराजगी है। ऐसे में उद्धव ठाकरे का भी लंबे समय के लिए राजनीतिक वनवास हो सकता है। तो इस रूप में दोस्तों ये महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव शरद पवार, उद्धव ठाकरे और दूसरी ओर एकनाथ शिंदे और शरद पवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मैं यह बात करूं कि महाराष्ट्र में किसकी क्या स्थिति होगी, मैंने आपको 17 अक्टूबर के वीडियो में बताया था कि हालांकि यह शुरुआती घटनाक्रम है, शुरुआती विश्लेषण है, लेकिन मुझे अभी महायुति आगे दिखाई दे रही है। मुझे आज भी महायुति आगे दिखाई दे रही है, लेकिन मैं थोड़े से नंबर महायुति के कम कर रहा हूं। यदि मुझे उस दिन 55% ये उम्मीद थी कि महायुति जीत जाएगी, तो मैं आज ये कहूँगा कि 51% में कहूँगा, मतलब मैं थोड़े से नंबर कम कर रहा हूँ। और नंबर कम क्यों कर रहा हूँ, मैं इसका कारण आपको बताऊँगा। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन के एक बड़े नेता के रूप में उभरे थे जरांगे पाटिल। जिस दिन मैंने 17 अक्टूबर को वीडियो बनाया था, जरांगे पाटिल का रुख ये था कि मैं अपने उम्मीदवार खड़े कर रहा हूँ और ना मैं महायुति को समर्थन दूंगा और ना मैं महाविकास अघाड़ी को समर्थन दूंगा। लेकिन एक चेंज हुआ है और वो चेंज ये हुआ है कि जरांगे पाटिल मैदान से हट गए। उन्होंने अपने उम्मीदवारों को नाम वापस लेने का निर्देश दिया। हालांकि जरांगे पाटिल ने यह कहा है कि वो अपने समर्थकों से ना तो महाविकास अघाड़ी को वोट देने के लिए कहेंगे और ना अपने समर्थकों से महायुति को वोट देने को कहेंगे। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत आकलन है कि जरांगे पाटिल के मैदान से हटने से शरद पवार को फायदा होगा और शरद पवार को फायदा होगा तो इसका मतलब ये हुआ महाविकास अघाड़ी को फायदा होगा। लेकिन उसके बाद भी मेरा यह मानना है कि चुनाव का रुख अभी भी भाजपा यानी कि महायुति की ओर झुका हुआ है। महायुति की ओर से नेतृत्व के लिए कोई संघर्ष में नहीं दिखाई दे रहा, कोई टकराव नहीं दिखाई दे रहा। ये कोई टकराव नहीं है कि मुख्यमंत्री किसका होगा, भाजपा का होगा या एनसीपी या एकनाथ शिंदे की शिवसेना का होगा। लेकिन महाविकास अघाड़ी में टकराव है। उद्धव ठाकरे के बारे में सबको पता है कि उनकी बहुत महत्वाकांक्षा है कि मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनूं, और दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की पत्नी की बहुत महत्वाकांक्षा है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने। शरद पवार खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है, लेकिन उनकी बेटी सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री के रूप में ना तो शिवसेना स्वीकार करेगी और ना कांग्रेस पार्टी स्वीकार करेगी। उद्धव ठाकरे बहुत आसानी से कांग्रेस का मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे, और यदि वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री को स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें बहुत बदनामी का सामना करना पड़ेगा। लोग पूछेंगे उनसे कि यदि कांग्रेस का मुख्यमंत्री को आपको स्वीकार करना था तो भाजपा से क्या लड़ाई थी, फिर भाजपा का मुख्यमंत्री बनने देते। यदि कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में किसी व्यक्ति को उद्धव ठाकरे स्वीकार करते हैं तो ये उद्धव ठाकरे के लिए आत्मघाती कदम होगा। लेकिन दूसरी ओर अभी तक के रुख से मुझे ये लगता है
कांग्रेस पार्टी अब उद्धव ठाकरे को मौका नहीं देगी। वो ना उद्धव ठाकरे को मौका देगी, ना वो शरद पवार को मौका देगी। वो सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 103 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यदि बहुमत मिलता है तो कांग्रेस मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोकेगी। यहां पर मेरी एक आशंका है, महायुति में कोई आशंका नहीं है कि वहां मुख्यमंत्री किसका होगा या कोई टकराव होगा, लेकिन महाविकास आघाड़ी में मुझे आशंका है शिवसेना के ऊपर। शिवसेना में फिर विभाजन हो सकता है, क्योंकि शिव सैनिकों को कांग्रेस का मुख्यमंत्री मंजूर होगा, मुझे इस पर शक है। हाँ, शरद पवार चूंकि व्यक्तिगत रूप से खार खाए बैठे हैं अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से। हालांकि राजनीति में स्थायी दोस्ती और स्थायी दुश्मनी किसी की नहीं होती, लेकिन अभी तक मुझे मानना है कि शरद पवार कांग्रेस का मुख्यमंत्री स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को पटकी देना चाहते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के यहाँ हलचल हो सकती है, ऐसी मेरी व्यक्तिगत आशंका है। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि शिवसेना में एक बड़बोले नेता है संजय राउत। मेरी उस दिन भी आशंका थी और ये आज भी आशंका है कि उन्होंने किसी ना किसी से तो सुपारी ले रखी है कि तुम चिंता मत करो, शिवसेना को मैं समाप्त कर दूंगा। तो देखना यह है कि उद्धव ठाकरे संजय राउत को कब तक पहचान पाते हैं या संजय राउत के ही इशारे पर अभी भी चलना जारी रखते हैं। दोस्तों, ये चुनाव भाजपा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि झारखंड और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो इसका असर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इस बात पर असर पड़ेगा। वहां पर भी टसल जारी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं और दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और उसके साथ योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। यदि झारखंड और महाराष्ट्र में भाजपा जीत जाती है तो एक बार फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जेपी नड्डा की तरह अपनी किसी कठपुतली को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए दबाव डालेंगे। कहेंगे कि हमारा वर्चस्व कायम है, हमने महाराष्ट्र का चुनाव जीत लिया है, झारखंड का चुनाव जीत लिया है, इसलिए अध्यक्ष हमारी मर्जी का होगा। लेकिन यदि महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा एनडीए हार जाती है तो निश्चित रूप से दबाव आरएसएस का बढ़ेगा और दबाव ये कहेगा कि संगठन में बदलाव जरूरी है। दोस्तों, ये चुनाव यूपी के उपचुनाव इसी तरह से योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उत्तर प्रदेश में ये संदेश जाता है कि योगी जी का प्रभाव कम हो रहा है तो उत्तर प्रदेश भाजपा के अंदर उबाल पैदा होगा और योगी जी के केंद्र में बैठे विरोधी सक्रिय हो जाएंगे, योगी जी को हटाओ। तो फिर मैं कहूँगा यूपी के चुनाव भी योगी जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि मैं कुल मिलाकर कहूँ तो यूपी के उपचुनाव, झारखंड विधानसभा के चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव उद्धव ठाकरे, शरद पवार, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जोड़ी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और योगी आदित्यनाथ, इन सातों का भविष्य तय करेंगे। ये रुख तय करेंगे कि आगे की राजनीति में इन सातों में से किसका पलड़ा भारी होने वाला है। कांग्रेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे हारे या जीते, वहां तो सिर्फ गांधी परिवार का साम्राज्य रहना है। चाहे कांग्रेस सारी सीटें हार जाए और चाहे कांग्रेस सारी सीटें जीत जाए। दोस्तों, आज की बात यहीं समाप्त कर रहा हूँ, फिर मिलूंगा और किसी विषय पर बात करूंगा। और आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि यदि वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।